कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, आपको देश का अन्नदाता होने का गौरव प्राप्त है और इस गौरव के साथ जुड़ी हैं बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। हमें पूरा यकीन है कि आप किसान भाई बहन अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। अब देखिए ना, मौसम बदलने के साथ साथ आप फसलों की बुआई करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, कीट प्रबंधन करते हैं, कटाई करते हैं और साथ ही अनाज भंडारण भी करते हैं। है ना, कितनी सारी जिम्मेदारियां। पर कहा जाता है कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आपका हौसला, आपकी हिम्मत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे और साथ ही बढ़ता रहे आपका उत्पादन। इसी शुभकामना के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। जूट मिलों की तय होगी उत्पादन क्षमता, इस सत्र खरीफ का रकबा हुआ कम। सरकार ने दी प्याज के आयात नियमों में रियायतें, रबड़ का आयात होगा ज्यादा फायदेमंद। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गजेंद्र राठी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय जूट बोरियों की अधिकतम उत्पादन क्षमता वर्ष 2014-15 के लिए 25.9 लाख गांठ प्रत्येक 180 किलोग्राम तय करने के बारे में विचार कर रहा है। मंत्रालय का यह प्रस्ताव जूट आयुक्त की सिफारिशों पर आधारित है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की कैबिनेट में यह कहा गया कि जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत जूट बोरियों की आपूर्ति के लिए जूट मिलों की उत्पादन क्षमता 25.9 लाख गांठ तय की जा सकती है। यह पिछले 3 वर्षों 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई बोरियों की औसत है। जूट बोरियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सरकारी आपूर्ति के खाद्यान्न और चीनी की भराई के लिए किया जाता है। योजना के अनुसार भविष्य में जूट मिलों की क्षमता का आंकलन 1 जनवरी 2014 की उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा। सरकार जूट मिलों द्वारा क्षमता में विस्तार को मंजूरी नहीं देगी। खरीफ फसलों की बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है। कमजोर मॉनसून के कारण धान और दलहनों समेत सभी खरीफ फसलों की बुआई का कुल रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कम आंका गया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष सभी खरीफ फसलों की बुआई का रकबा अब तक 9,66.2 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले वर्ष के खरीफ सत्र में 9.99 करोड़ हेक्टेयर था। कृषि आयुक्त के अनुसार धान को छोड़कर खरीफ सत्र में बुआई का काम लगभग पूरा हो चुका है। धान और कपास की बुआई का रकबा पिछले साल से अधिक है। हालांकि बाकी फसलों का रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले कम है, लेकिन पिछले 3 वर्षों के सामान्य रकबे से कहीं अधिक है। त्योहारों के मौसम में प्याज की कीमतों में संभावित तेजी के मद्देनजर सरकार ने इसके आयात के नियमों में कुछ शर्तों के साथ नवंबर तक ढील दी है। कृषि मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि बाजार में प्याज की अधिक कीमतों के प्रति जनता की चिंताओं के मद्देनजर प्याज के आयात पर 30 नवंबर तक पादप क्वारंटाइन आदेश 2003 के तहत लदान से पहले धूम्र शोधन जैसी कुछ शर्तों में ढील दी जाएगी। इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। इन शर्तों के तहत प्याज की खेप आने पर भारतीय बंदरगाह पर उसका धूम्र शोधन कराया जाएगा। इसका निरीक्षण क्वारंटाइन विभाग के अधिकारियों से कराना होगा और वे तभी माल को बाजार में प्रवेश की अनुमति देंगे जब वह पूरी तरह से हानिकारक कीटाणुओं और बीमारियों से मुक्त होगा। कृषि विभाग के अनुसार यह निर्णय आपूर्ति में कमी के दौर में प्याज के आयात को आसान बनाने के लिए लिया जाता है। उद्योगों के लिए प्राकृतिक रबर का आयात और ज्यादा लाभप्रद बनने की संभावना है, क्योंकि अग्रणी उत्पादक देश निर्यात पर ज्यादा रियायत दे रहे हैं। विश्व में रबड़ के सबसे बड़े उत्पादक देश थाईलैंड ने हाल में 2 लाख टन स्टॉक बिक्री का फैसला किया है। इससे भारतीय रबड़ उत्पादकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इससे आपूर्ति पर दबाव बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आना लाजमी है। इससे भारत जैसे देशों के लिए रबड़ का आयात ही एकमात्र विकल्प है और फायदेमंद भी है। घरेलू बाजारों में बेंचमार्क ग्रेड के रबड़ RSS 4 की कीमत 127 रुपये प्रति किलोग्राम बोली गई, जबकि बैंकॉक में कीमत मात्र 107 रुपये ही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम का वित्त मंत्रालय रबड़ के निर्यात पर शुल्क खत्म करने के बारे में विचार कर रहा है, जबकि वहां अभी इस पर 1% शुल्क है। पिछले साल ही वियतनाम ने सिंथेटिक रबड़ पर निर्यात शुल्क 3% से घटाकर 1% किया था। अब वह कर को खत्म करने के बारे में विचार कर रहा है।
खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहेंगे व कई भागों में हल्की बारिश की संभावना है। सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सभी भागों में आसमान बादलों से ढका रहेगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सभी भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में बारिश के आसार हैं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जिस प्रकार दालें हमें स्वादिष्ट और पौष्टिक लगती हैं, हानिकारक कीटों को भी दलहनी फसलें आकर्षित करती हैं और ये कीट इन फसलों का बहुत नुकसान करते हैं। अरहर इस मौसम की प्रमुख दलहनी फसल है। ये हानिकारक कीट इस फसल को भी नहीं बख्शते। ये बिल्कुल सही समय है जब किसानों को अरहर को कीटों से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा लेने चाहिए। आइए जानते हैं कि अरहर फसल को कीटों से किस प्रकार बचाएं। किसान भाइयों, अरहर हमारे देश की बहुत ही प्रमुख फसल है और ये जितनी भी दलहनी फसलें हैं ये न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं बल्कि जितने भी हानिकारक कीट हैं इनका भी प्रकोप दालों में सबसे ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि हमारा दलहन का उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें अपनी फसल को हानिकारक कीटों से बचाना पड़ेगा। इन सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर एस चक्रवर्ती, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक है। डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं इस समय अरहर की फसल 2 से ढाई महीने की और ये ऐसी अवस्था है जिस समय हानिकारक कीट फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कौन कौन से हानिकारक कीट हैं जो इसमें फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका हमारे किसान भाई प्रबंधन किस प्रकार से करें जिससे कि लागत कम आए, कीट का नियंत्रण हो जाए और जो हमारे दोस्त कीड़े हैं उनके ऊपर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, वातावरण हमारा सुंदर बना रहे, अच्छा बना रहे। तो इसके बारे में आपसे जानकारी चाहते हैं। अरहर की फसल में कीड़े का आक्रमण तो होता है। कीड़ा विशेष करके एक जिसे कहते हैं प्रतिरोधक है अरहर के उत्पादकता का, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय औसत है करीब 8 कुंटल के आसपास है। इनका अन्यतम कारण खराब सीड ना मिलना इत्यादि के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी हैं और इनमें प्रमुख होता है एक उसका फली छेदक, जिसे ग्राम पॉट बोरर कहा जाता है। ये एक बहुभुजी कीट है जो कई प्रकार के फसल में साल भर पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें लगने वाले प्रमुख कीटों में हैं फली मक्खी मेलानाग्रोमेजा ऑब्ट्यूसा, जो कि छुपे हुए अवस्था में बीजों को भयानक नुकसान पहुंचाता है, 90% तक हानि पहुंचा सकता है। कभी कभी सफ़ेद रंग का मिलीबग्स उसके डालियों में, पत्तों में लगा रहता है। एफिड, माहू का आक्रमण इस पे होता है। और इसके अतिरिक्त फली और पत्तियों पे आक्रमण करने वाले कई प्रकार के कीट, जैसे पत्तियों को एक साथ जोड़ करके अंदर खाने वाला, जिसके कारण पत्तियां इस प्रकार से झुक जाते हैं, इस प्रकार का कीट पाए जाते हैं। और 2 धब्बा वाला मारुका टेस्टुलालिस का जो लार्वी, पीठ पर 2 धब्बों का एक कतार होता है, बहुत छोटे छोटे रस भरे लार्वी होता है, वो
और थोड़ा सा ठंड मौसम में अधिक देखा जाता है, नवंबर से अप्रैल तक अधिक आक्रमण होता है। वो होता है उसका एक प्लूम मॉथ करके एक कीड़ा होता है, जो कि वो भी फली छेदक की तरह ही संख्या मात्रा में थोड़ा कम, लेकिन वो भी गोल गोल छेद करके फलियों को नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर चक्रवर्ती, आपने बहुत सारे कीटों का जिक्र किया और इन सब कीटों को हमारे किसान भाई ध्यान से याद नहीं रख पाएंगे कि कौन कौन से कीड़े अरहर की फसल में लगते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन कीड़ों में कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो आर्थिक रूप से अरहर की फसल में ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं, जिनके बारे में हमारे किसान भाइयों को सजग रहना चाहिए और जिनकी रोकथाम के लिए हमें समय समय पे कौन कौन से उपाय करने चाहिए। मैं उन 2 कीटों या 3 कीटों के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, जिससे किसान भाई उनके ऊपर केंद्रित करके फसल को हानिकारक कीटों से बचा पाएँ। तो इस मामले में बताना हो तो मैं 2 कीड़ों को चयन करूँगा। एक तो हेलिकोबार्पा, जो कि फली छेदक चने में भी आक्रमण करता है, कई अन्य बहुत ज़रूरी फसलों में भी आक्रमण करता है। दूसरा ये जो काले रंग का फली मक्खी, ये दोनों को मैं रखूँगा। सबसे पहले हेलिकोबार्पा के बारे में बताना चाहूँगा। ये बहुपक्षी कीट है, ये एक हिसाब से किसानों का त्रास बना हुआ है और मेरे सीमित कार्यकाल में मैंने 2 एपिडेमिक महामारी इसका देखे हैं, जिसमें किसान चने का फसल तो खेत में ही छोड़ दिए हैं। उसी समय अरहर के फसल में भी आक्रमण हुआ था पूर्वांचल में, और ये प्रमुख कीट है और ये कई प्रकार के कीटनाशियों से प्रतिरोधी हो गया था। इसको लेकर के सारे देश में गहमागहमी फैली हुई थी और वैज्ञानिक बहुत ही चिंतित थे। आज नए ज़माने के बहुत सारे कीटनाशियाँ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डर बना रहता है कि ये सब कीटनाशियों के प्रति भी ये प्रतिरोधी हो सकता है अगर ठीक तरीके से इसका प्रबंधन ना किया जाए तो। इसके नियंत्रण के लिए किसान क्या कुछ करें? इसके लिए एक बात आपको पहले ही बता दें कि ये जो हेलिकोबार्पा फली छेदक होता है, ये फूल की कली नरम पत्ता से शुरू करके नरम जो फली होता है, उसके बाद जो दाना भरा फली, इन सब पर आक्रमण करता है। इसीलिए शुरू से आक्रमण इसका हो जाता है। खेत में खड़े अगर आप देखना चाहे, अगर आप निगरानी रख सकते हैं तो एक पौधे में अगर आपको 8 से 10 अंडे या 2-3 छोटे छोटे उसका शिशु दिखाई दे, या एक अच्छा तरीका है जिसको एरिया वाइड मैनेजमेंट के अंतर्गत लाया जाता है, वो है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप एक छोटा सा गंध निकालने वाले रबड़ का एक टुकड़ा लगा रहता है एक प्रपंच के साथ, ऊपर नीचे छज्जे की तरह, नीचे प्लास्टिक का ट्यूब होता है, जो कि फसल के थोड़े ऊपर लगाए जाते हैं। 1 हेक्टेयर में 5 लगाने से निगरानी का काम होता है। और ये जो रबड़ का टुकड़ा होता है, उसके अंदर मादा कीट का गंध होता है। मादा कीट से मिलने के लिए बहुत दूर से नर कीट उड़ के वहाँ आते हैं और प्रपंच में फंस जाते हैं। नियंत्रण के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है और इसके लिए संख्या काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मूलतः इसका काम इस पर निगरानी रखना होता है। नर कीट का संख्या बढ़ता रहे, साधारण प्रक्रिया अपनाना शुरू कर दें। अरहर के खेत में अगर आप खड़े होंगे, खास करके खरीफ सीज़न में, बरसात के सीज़न में, थोड़ा सा बैठ जाइए, आपको दिखेगा ये पूरा जंगल है। कई प्रकार के कीड़े, शिकारी कीड़े, परजीवी कीड़े, कई प्रकार के अंडे लगे हैं, उसके ऊपर अंडा दे रहे हैं, उस पर शिकार कर रहे हैं, आपको नज़र आएगा। उन दोस्त कीटों को, मकड़ियों को हम लोग क्यों हत्या करें पहले से? इसीलिए एक तरीका है जो किसान अपना सकते हैं, जिनके पास नीम का बीज उपलब्ध हो ताज़ा। 8 महीने से पुराना बीज, पिछले साल का बीज नहीं चलेगा। अब 20 लीटर पानी में 1 किलो निबोली नरम करके कूट करके उसको कपड़े में बांध के रात भर भिगोए। उसके बाद अगले दिन अच्छी तरह से पानी मिला के उसको छान के बाहर निकाल दे, और उसके बाद थोड़ा सा साबुन, 100 ग्राम करीब साबुन उसमें मिला करके सफ़ेद घोल बना ले, ताकि तेल भाप कट जाए, स्प्रेयर के मुंह में फंस ना जाए, और उसको पूरे खेत में स्प्रे कर दें। ये अत्यंत अच्छा कीटनाशी है, धीरे धीरे कीट को मारता है, ये अंडा देने में मादा को रोकता है, और ये लार्वी के शरीर में अगर चला जाए तो बहुत धीरे धीरे एक परिवर्तन ले आता है। किसान खुश नहीं होता है कि साहब मारा तो नहीं कीट, लेकिन ये बात पक्का जान ले, ये बहुचर्चित देसी कीटनाशी आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, 5 किलो गोबर, भैंस का हो चाहे गाय का हो, 5 लीटर गोमूत्र, इसको इकट्ठा करना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन एक बार कर लें, और 5 लीटर पानी, तीनों को मिला करके एक ढके हुए बर्तन में 4 दिन सड़ाएं। 4 दिन के बाद अच्छी तरह से इसको छान ले, और छान करके इसमें थोड़ा सा चूना, 100 ग्राम भुजा हुआ चूना मिला दे, ताकि इसका जो जिसमें जो एसिडिटी पैदा होता है, अम्लीयता पैदा होता है, वो ख़त्म हो जाए। और इसको अच्छी तरह से घोल करके आप उसमें और ज़्यादा पानी मिला करके
खेत में छिड़क दें। इससे एक तो टॉनिक जैसा काम होता है इससे, दूसरा अंडा देने में ये रोकता है कीटों को। एनपीवी का प्रयोग आप कर सकते हैं, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, जो कि हेलिकोबार्पा के लिए विशेष होता है, दूसरे किसी प्रजाति के किसी अन्य कीट को नहीं मारेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा सतर्कता बरतना पड़ता है। एक नंबर, अगर आपको मिल रहा है तो कोई सरकारी संस्था, अच्छे संस्था से आप लें, चाहे तो आसपास लैब हो तो टेस्ट करा लें, क्योंकि देखा गया है, ये बड़ी दुखद बात है कि बोतल बंद एनपीवी में एनपीवी का मात्रा कम है। स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, इसको मानकीकृत करने का जो प्रक्रिया है, थोड़ा सा कमज़ोर है हमारे यहाँ। थोड़ा सा सतर्कता के साथ लें, या एनपीवी से ग्रसित लार्वी अगर आपको मिल जाए खेत के अंदर, पहचानना बहुत आसान है। बेरंग हेलिकोबार्पा लार्वी, पीछे वाला भाग ऊपर, बाकी शरीर माथा नीचे करके लटक रहा है, इसको कहते हैं ट्री टॉप पोजीशन। इस प्रकार से लटकता मिलेगा नेचुरल एनपीवी, प्राकृतिक रूप से प्राप्त न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, उसको आप ले सकते हैं। इसका मात्रा होता है 500 एली, 450 एली, 500 एली माने लार्वा लिक्विवेलेंट। 500 लार्वी पीस करके जो रस निकला उसको आप खेत में छीटेंगे। उसको थोड़ा सा और कारगर बनाने के लिए गुड़ का पानी मिलाते हैं, चिपक जाए, और गुड़ खाने के लिए भी अच्छा होता है, तो लार्वी उसको खाएगा। एक रात का फीडिंग अगर ठीक ठाक हो जाए, एक रात अगर लार्वी ठीक ठाक उसको खा ले, तो उसके पेट में वायरस चला जाएगा, वो ग्रसित हो सकता है आराम से। लेकिन ये शाम के समय धूप एकदम ढल जाने के बाद करना चाहिए, और इससे अगर ठीक ठाक ये काम कर जाए तो ये बहुत अच्छा हेलिकोबार्पा का नियंत्रण कर सकता है। रासायनिक प्रयोग करने पर ही लाभदायी कीट जो हमारे दोस्त कीट है वो मरेगा, इसीलिए थोड़ा सतर्क होकर करना चाहिए। जैसे इस समय और इससे कुछ एक दिन बाद जब अंडा देने का समय आएगा, जो अंडा मारने वाला जो रासायनिक होता है, बहुत सारे हैं। अंडा मारने वाला जो रासायनिक पदार्थ है, मेथोमिल है, और इसके बाद आपका क्विनलफॉस का नाम भी आता है, जो अंडा को मार सकता है। इन सब रासायनिकों का प्रयोग आप कर सकते हैं। 1.5 मिलीलीटर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। और वर्तमान बाज़ार में कई प्रकार के, जिसे हम लोग नोवेल इंसेक्टिसाइड्स बताते हैं, उपस्थित हैं। उनमें से तो एक तो इंडोक्साकार्ब है, इसके बाद लैम्डा साइहेलोथ्रिन है, लेकिन इन सब का मात्रा बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। ये सब कीटनाशी काफ़ी महंगे आते हैं, और किसान अगर इसका बोझ उठा सकते हैं तो प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो उनको मैकेनिकल या ये वनस्पति कीटनाशी की तरफ शुरू से ज़्यादा रुझान रखना पड़ेगा, ताकि अगर मजबूरन डालना ही पड़े तो एक स्प्रे में काम चल जाए, खर्चा कम से कम रहे उसमें। और वो कोई काली मक्खी या फल मक्खी के नाम से आपने उसका नाम लिया था, वो कौन सा कीट है, उसकी क्या पहचान है, और इस कीट का किसान भाइयों को किस प्रकार से प्रबंधन करना है जिससे फसल को इस कीट के प्रकोप से बचाया जा सके। और एक कीड़ा है इसमें, इसका नाम है मेलानोग्रोमोजा ऑप्टुस। ये जो काले रंग का छोटा सा मक्खी होता है, जो फली के अंदर अंडा दे देता है। फली होती है, अब मुझे याद है, मैं एक पूर्वांचल में एक खेत में गया था, उसमें लगभग 80% फली जो भी मैं खोल रहा हूँ उसके अंदर ये लार्वा दिखाई दिया, और ये प्रमाणित है कि ये 40 से लेकर 90% नुकसान कर सकता है। एक हिसाब से हेलिकोबार्पा से ज़्यादा। और ख़तरा इसके साथ ये क्या है कि ये छुपा हुआ रहता है, छोटा सा मादा मक्खी जिसका रंग एकदम स्टील जैसा काला, और वो फली के ऊपर अपने जो अंडा रोपक से छेद करके अंडा दे देता है, जो कि फली फाड़ने पर उसके अंदर सुई की तरह लटका रहता है। तो ऐसी कंडीशन में इन कीटों का नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल होता है। फली मक्खी के लिए PDA 89-2E करके एक वैरायटी है, जो प्लूम मॉथ होता है, प्लूम मॉथ का भी एक साथ प्रतिरोध कर सकता है, इसीलिए इस वैरायटी को किसान चयन कर सकता है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा समय से पहले बुआई करें। इसके अतिरिक्त कुछ अगर फली जब लगने लगे, थोड़ा सा इसका लक्षण यही है कि जब अंडा अंदर चला जाता है तो थोड़ा सा दबा हुआ दाग, और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा एक बिंदी की तरह, जैसे कि चोट हो, सूख गया हो, ये लक्षण है। लेकिन उतना बारीकी से देखना मुश्किल है बड़े खेत में, और इसीलिए मोनोक्रोटोफॉस जैसे कीटनाशी या कोई सिस्टेमिक कीटनाशी, इसका छिड़काव किसान कर सकता है। और लेकिन इसके लिए प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग ही सबसे उचित माना जाता है। डॉक्टर चक्रवर्ती, अभी आपने अरहर के बारे में सभी बातें की, उत्तर भारत के बारे में बात की, पूर्वांचल के बारे में बात की, लेकिन दक्षिण भारत में भी अरहर का काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। तो दक्षिण भारत में जो अरहर की फसल है
उसमें कौन सी विशेष समस्या है जिसका हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए और उसका किस प्रकार से प्रबंधन करके किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दक्षिण भारत में भी इन सारे कीटों का आक्रमण होता है। फली छेदक और जो काला मक्खी फल का और अन्य जो छेद करने वाला, पत्ती खाने वाला जितने कीड़े, इसमें दक्षिण भारत में विशेष कर्नाटक रीजन को हॉटस्पॉट माना गया है एक विशेष बीमारी का, जिसको कहा जाता है स्टेरिलिटी मोज़ेक। इसमें बांझपन आता है। ये रस से नहीं फैलता है, एक विशेष वायरस होता है, एक बहुत छोटा हवा में उड़ने वाला, माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाला बहुत पतला एक कीट के द्वारा फैलता है। कीट ना कह के इसको हम अष्टपदी कह सकते हैं। एसेरिया कैजानी द्वारा ये फैलता है और ये जब फैलता है तो शुरू में तो पत्तियों का रंग फीका फीका नज़र आता है, कहीं कहीं क्लोरोटिक पीला पीला स्पॉट दिखाई देता है और बहुत अधिक आक्रमण होने पर ये पूरा पत्ता छोटा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, पौधा बौना हो जाता है। और इसका नियंत्रण करना कठिन तो है, लेकिन इसके लिए एक तो आप वेटेबल सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसका छिड़काव थोड़ा पहले की तरफ करें। अगर 45 दिन का अगर इसका आक्रमण हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन पौधा जितना बड़ा होता जाता है उतना उसके अंदर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्षमता वृद्धि प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ICP वैरायटीज़ जो पटनचेरू से जो इक्रिसैट रिलीज़ किया है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे ये ICP 7035 एक वैरायटी है और इसके बाद बाहर का भी नाम आता है इसके प्रतिरोध में। और ये 7035 के बारे में इसका उपज करीब 16 कुंतल के आसपास है प्रति हेक्टेयर और इसको कहा जा रहा है कि कर्नाटक जैसे स्थान दक्षिण भारत के जहाँ पर हॉटस्पॉट है, इसको अच्छी तरह से फैला करके इसका पूरा नियंत्रण करने की कोशिश किया जाए। डॉक्टर चक्रवर्ती, आपने हमारे किसानों भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप किसानों को इसी प्रकार अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। तो किसान भाइयों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जिसमें हमने बताया कि अरहर की फसल में कौन कौन से कीट हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और इन कीटों की रोकथाम न केवल आप रसायनों से कर सकते हैं बल्कि शुरुआत आपको करनी चाहिए। जो आपके घर में नीम का पेड़ खड़ा है उसकी निमोली से भी आप कीट प्रबंधन कर सकते हैं। इससे न केवल हमारे हानिकारक कीटों का नुकसान होता है बल्कि जो हमारे लाभदायक कीट है उनकी संख्या बनी रहती है और हमारा वातावरण बहुत सुंदर रहता है। ये बताया डॉक्टर चक्रवर्ती ने। दूसरा उनका खास बताना था कि किसान भाई हमेशा सोचते हैं कि क्यों ना कोई जहर का इस्तेमाल किया जाए। और ये जो जहर होता है ये कीड़ों के लिए जहर नहीं होता, ये सभी के लिए जहर होता है और ये नुकसान हमारी फसल को तो कीड़ों वाले को तो करता ही है, साथ में दोस्त कीड़ों को भी नुकसान करता है। तो हमें उससे कम प्रयोग करने के लिए इन्होंने कई सारी यांत्रिक विधियाँ बताई कि किस प्रकार से हम इनके शिशुओं को इकट्ठा कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। उसके साथ साथ में किस प्रकार से हम गोमूत्र और घर में जो गोबर है उसके उपयोग से भी कीट का नियंत्रण करते हैं, वो भी चर्चा की। साथ साथ में उन्होंने बताया कि NPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो केवल हानिकारक कीट को ही मारता है और किसी को नुकसान नहीं कर सकता है। और ये वायरस आपके फसल में भी, आपके खेत में भी आपको मिल सकता है। आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपको इसको ढूंढ लेते हैं तो आपको रसायनों को डिपेंड नहीं करना पड़ेगा बल्कि आपकी फसल में स्वतः ही कीट नियंत्रण हो जाएगा और हमारा वातावरण भी अच्छा बना रहेगा, आपकी जेब पे भी खर्चा कम आएगा। तो ये इतनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने आप दी है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको पूरा ध्यान रखते हुए इस साल न केवल अरहर की अच्छी फसल लेंगे बल्कि इसके साथ साथ में देश में जो अरहर का उत्पादन करने में भी आप ही काफ़ी योगदान देंगे। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
किसान भाइयों बहनों, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमें यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने इस कार्यक्रम में अरहर को कीटों से बचाने के उपायों के बारे में जानकारी दी। अब आप इसका लाभ उठाइए और हाँ, हमें लिख भेजिए कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। हमें आपके जिज्ञासा भरे, सुझावों भरे और सवालों भरे खतों का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।